तो स्टार्ट करते हैं 2023 से। तो देखिए 2023 में पहला क्वेश्चन इनबिट्स के बारे में पूछा गया है। तो देखिए जो इनबिट्स होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इसका ये फुल फॉर्म हो गया। और जो इनबिट्स होता है ये एक तरह से क्या होता है, ये निवेश उपकरण होता है। निवेश उपकरण का क्या मतलब है, जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड का हम लोग यूज़ करते हैं निवेश उपकरण के रूप में, इसी प्रकार से जो इनबिट्स होता है इसका भी यूज़ हम लोग निवेश उपकरण के रूप में करते हैं। अगर पूछा जाए इसको रेगुलेट कौन करता है इनबिट्स को, तो इसको रेगुलेट करता है सेबी, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है जो इनबिट्स होता है वो अपने निवेशकों को वितरित जमा से ब्याज आय को कर से छूट देता है, लेकिन जो लाभांश होता है उस पर वो टैक्स लेता है। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो जमा से ब्याज मिलता है उस आय पर क्या होता है, उस पर भी टैक्स लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कर से छूट है, लेकिन वहाँ पे भी टैक्स लगता है, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जो इनबिट्स है को वित्तीय संपत्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम जो 2002 है उसके तहत उधारकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्यों सही दिया हुआ है, क्योंकि उसको उधारकर्ता के रूप में मान्यता दी हुई है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही में महामारी के बाद दुनिया भर में कई केंद्रीय बैंकों ने क्या किया है, ब्याज दर हैं जो मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उनमें बढ़ोतरी की है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि जो यूएस का फेडरल रिजर्व था उसने बढ़ा दिया था, तो वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये न्यूज़ में काफ़ी था, तो ये स्टेटमेंट सही है। बल्कि जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। उसमें कह रहा है केंद्रीय बैंक आमतौर पर मानते हैं कि उनसे उनके जो पास है मौद्रिक नीति के माध्यम से बढ़ती उपभोक्ता कीमतों का मुकाबला करने की क्षमता है। तो उनका कहने का मतलब है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है तो उससे कह रहे हैं कि जो उपभोक्ता कीमतें बढ़ती हैं, जो कीमतें बढ़ती रहती हैं, उनको ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। मतलब अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो क्या जो उपभोक्ता कीमत है वो कम हो जाएगी, तो ये पूछा जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। तो ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखिए अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो क्या होगी, जो कंज्यूम हम लोग करते हैं चीज़ें वो महंगी हो जाएंगी। तो महंगी हो जाएगी तो हम लोग ज़्यादा उसका यूज करेंगे नहीं, इसलिए क्या होगा, इसलिए जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट इसलिए सही है। तो बेसिकली इसमें दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन जो ए होगा वो राइट हो जाएगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी ये करता है। अगला देख लीजिए, जो थर्ड स्टेटमेंट है मतलब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कार्बन बाजार सबसे व्यापक उपकरणों में से एक होने की संभावना है। तो कह रहा है जो जलवायु परिवर्तन होता है, जो क्लाइमेट चेंज होता है, उसमें कह रहा है अगर लड़ाई हमको उससे लड़ना है, मतलब उसको अगर हमको कम करना है जलवायु परिवर्तन को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो कार्बन बाजार जो एक अवधारणा है वो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब कार्बन बाजार क्या है, तो कार्बन बाजार एक अवधारणा है जिसका उद्देश्य होता है जो हम लोग कार्बन इमिशन करते हैं, मतलब कार्बन का उत्सर्जन करते हैं उनको कम किया जाए। तो ये स्टेटमेंट इसलिए सही हो जाता है। अब आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में कह रहा है कार्बन बाजार निजी क्षेत्र से राज्य को संसाधन हस्तांतरित करते हैं। ये हस्तांतरित क्यों करेंगे, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कार्बन इमिशन जो हो रहा है उसको रोकने का तो दोनों लोग का कार्य होता है, वो चाहे निजी क्षेत्र हों या फिर राज्य हों, तो वो उनका अपना साधन क्यों है, वो संसाधन हस्तांतरित करेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस प्रकार से जो पहला था वो सही था, दूसरा इसमें गलत था। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा, मतलब पहला सही है दूसरा गलत है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 में कह रहा है निम्नलिखित, मतलब कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस गतिविधि को नसबंदी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नसबंदी नहीं होगा, स्टरलाइजेशन जिसको कहते हैं, STERILIZATION, स्टरलाइजेशन जिसको कहते हैं, वहाँ पे इसका ये मतलब होगा स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का हिस्सा माना जाता है। मतलब स्टरलाइजेशन पूछा जा रहा है क्या, तो ध्यान दीजिएगा स्टरलाइजेशन का मतलब होता है जैसे कोई इन्वेस्टर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करता है, मतलब इंडिया में आता है इन्वेस्ट करता है, तो डॉलर लेके आएगा, लेकिन डॉलर तो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे रुपी चलता है, तो वो रुपी में कन्वर्ट करेगा। तो रुपी में जब कन्वर्ट करेगा तो रुपी की अधिकता हो जाएगी मार्केट में, तो मार्केट में अधिकता हो जाएगी तो इस वजह से इन्फ्लेशन होने का डर रहता है। तो फिर आरबीआई जो हमारे यहाँ वो काम करती है कि जो उसके पास सिक्योरिटीज़ रहती हैं उनको इशू करना स्टार्ट कर देती है। उसको इसलिए इशू करती है ताकि जो मनी ज़्यादा सप्लाई है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, और जो इन्फ्लेशन है ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि जो ज़्यादा यहाँ पे मनी लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई है, मनी ज़्यादा हो गई है, उसको सक किया जा सके। तो ये प्रोसेस जो कह रहे हैं कि ये जो सिक्योरिटी इशू की जाती है, तो ये प्रोसेस कहलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन।
तो इसी को स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्टरलाइजेशन किससे रिलेटेड है, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसको हम लोग खुले बाजार की संचालन प्रक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 में कह रहा है निम्नलिखित बाजारों पर विचार करना है, बताना है कितने जो इसमें से कितने हैं वो पूंजी बाजार में शामिल हैं। अब देखिए जो बाजार होते हैं पूंजी बाजार या फिर मनी बाजार, मतलब जिसको हम लोग कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट कहते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए कैपिटल मार्केट में वो चीज़ें आती हैं जिनका जो है मैच्योरिटी जो टाइम होता है वो 365 दिन से ज़्यादा होता है। अब जो भी यहाँ पे चारों ऑप्शन में से जिनका भी मैच्योरिटी टाइम जो है 365 दिन से ज़्यादा होगा वो पूंजी बाजार में होंगे, और जिनका 365 दिन से कम होगा वो मनी बाजार में शामिल होंगे। तो देखिए जो सरकारी बॉन्ड होते हैं, तो बॉन्ड को ध्यान दीजिएगा 365 दिन से ज़्यादा होते हैं, तो ये तो आ गया, इसमें शामिल हो गया। कॉल मनी मार्केट, तो ये देखिए ये कम समय के लिए होता है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। तीसरा दिया है ट्रेजरी बिल, ये भी इसमें बिल जो भी होते हैं वो भी ज़्यादा समय के लिए होते नहीं हैं, तो वो भी शामिल नहीं होगा। देखिए चौथा जो शेयर बाजार है ये इसमें शामिल होगा। तो इस प्रकार से पहला और जो चौथा ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। तो इसमें से केवल 2 ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से छोटे किसानों के बड़े खेत, कहने का मतलब है छोटे छोटे जो किसान हैं जो मार्जिनल फॉर्म हैं उनकी अगर क्या प्रोसेस वो करें कि जो उनके छोटे खेत हैं वो बड़े हो जाएँ। तो जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करती हैं, ध्यान दीजिएगा, जो सहकारी समितियाँ होती हैं वो कैसे काम करती हैं, छोटे छोटे कई लोग मिलते हैं आपस में और क्या करते हैं, एक बड़ी पूंजी का निर्माण करते हैं और उन पूंजी को कहीं पे लगा देते हैं। तो उसी प्रकार कह रहे हैं जो मार्जिनल फॉर्म है वो क्या करें, इकट्ठा हों, अपने छोटे छोटे खेतों को क्या करें, कंपाइल कर लें और उसको क्या करें, उसको बड़े खेत का आकार दे दें। तो देखिए इसमें ऑप्शन इस प्रकार से कौन सा दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन जो बी है इसमें कह रहा है कई सीमांत जो कृषक हैं खुद को समूह में संगठित करें और चयनित कृषि कार्यों में सिंक्रनाइज और सुसंगत बनाते हुए ये कार्य को कर सकते हैं। तो ऑप्शन 20 में राइट है। आइए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है भारत सरकार जो नाइजर होता है जिसको हम लोग काला तिल कहते हैं, तो काले तिल के जो बीज होते हैं क्या उनके लिए एमएसपी मूल्य प्रदान करती है, जिसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आप लोग देखिए जो 23 फसलें होती हैं, मतलब 23 जो क्रॉप हैं जिन पे एमएसपी मिलता है, उनमें काला नाइजर मतलब जिसको हम लोग कहते हैं काला तिल, वो भी इसमें शामिल है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कह रहा है नाइजर की खेती खरीफ फसल के रूप में होती है, तो ये भी सही है, क्योंकि अगर ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा रबी खरीफ जायद की कौन कौन सी फसलें हैं, तो ये खरीफ की फसल है, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है भारत के कुछ आदिवासी लोग खाना पकाने के लिए नाइजर सीड का ऑयल का जो यूज़ करते हैं, जो इसका तेल होता है उसका यूज़ करते हैं, तो सही है, क्योंकि आदिवासी क्या हम भी लोग यूज़ करते हैं, बहुत जगह यूज़ होता है ये। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन इसमें जो सी होगा वो राइट हो जाएगा, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित संपत्तियों में निवेश पर विचार करिए। ये जो संपत्तियां हैं उन पे निवेश पर विचार करना है, बताना है इसमें से कौन से अमूर्त निवेश हैं। अमूर्त मतलब इंटेंजिबल, ध्यान दीजिएगा, इंटेंजिबल जो इन्वेस्टमेंट है इसमें कौन से हैं। अब इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, देखिए इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप छू नहीं सकते, मतलब जो फिजिकल फॉर्म में उपस्थित नहीं है, मतलब भौतिक रूप से वो उपस्थित नहीं है। तो देखिए जो ब्रांड होता है या उसकी जो पहचान होती है, तो बेसिकली एक लोगो होता है ये, तो लोगो एक तरह से पहचान है। तो ये देखिए भौतिक रूप में क्या है, ये उपलब्ध नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इसमें शामिल होगा। वहीं जो भंडार है, भंडार देखिए क्या होता है, जिसको हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन्वेंट्री मतलब होता है कच्चे जो पदार्थ हैं या जो रॉ मटेरियल है वो है इन्वेंट्री। तो ये देखिए ये तो फिजिकल फॉर्म में होंगे, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। बौद्धिक संपदा जिसको हम लोग पेटेंट कहते हैं, तो ये इसमें शामिल होगा, क्योंकि ये भी एक तरह से पहचान है। वहीं मेलिंग देखिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, तो ये भी इसमें शामिल है। तो मतलब पहला, तीसरा और चौथा इसमें शामिल है, मतलब ये अमूर्त निवेश है। बाकी जो दूसरा दिया हुआ इन्वेंट्री, ये इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, तो मतलब ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। आगे देखिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है बीटा शब्द, तो बीटा शब्द कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये शेयर मार्केट में यूज़ होता है। तो शेयर मार्केट में उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जिनकी वैल्यू काफ़ी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से या तो बढ़ जाती है या बहुत तेज़ी से उसमें मतलब कमी आ जाती है, मतलब जो बहुत तेज़ी से घटते बढ़ते रहते हैं, मतलब उनकी जो तरलता रहती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग बीटा शब्द का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन डी है इसमें कह रहा है जो स्टॉक के उतार चढ़ाव को लेकर समग्र शेयर बाजार में बदलाव को मापते हैं, तो उनके लिए हम लोग बीटा शब्द का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है जो स्वयं सहायता समूह होता है जिसको हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, कह रहा है वो मूल रूप से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक रूप से वंचित लोगों को माइक्रो क्रेडिट प्रदान करने के लिए शुरू किए गए थे। तो क्या इसको स्टेट बैंक ने शुरू किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट में
डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंसियां हैं इसको ये इम्प्लीमेंट करती हैं या उसको स्टार्ट करती हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कह रहा है इसके समूह के सदस्य एक व्यक्तिगत सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सब ने कुछ लोगों ने मिलकर लोन लिया हुआ है, लेकिन जो लोन है वो एक व्यक्ति विशेष पे ही डिपेंड करता है। मतलब एक तरह से लीडर एक होता है, लीडर के ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। अगला देखिए 3rd नंबर, इसमें कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक जो बैंक हैं वो SHG का समर्थन करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट इसमें सही है। मतलब दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि भारतीय उद्योग जिनमें हमें विचार करना है, भारी उद्योग जो हैं, कह रहा है जिनमें उर्वरक उद्योग, तेल रिफाइनरी हैं, एक तीसरा उद्योग भी दिया है उसको देख लीजिए। उसमें कह रहा है इस्पात संयंत्र। तो कह रहा है इन कितने उद्योगों में हम लोग डिकार्बनाइज करने में हम लोग हरित हाइड्रोजन का, जिसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, तो बताना है। तो इसका मतलब है डिकार्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्बन को हमको कम करना है और इसके लिए हमको हरित हाइड्रोजन, जिसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, इसका यूज़ करना है। तो देखिए जो तीनों इंडस्ट्रियां हैं, तीनों में क्या हो सकता है, हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं कार्बन को इमिशन को कम करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, मतलब तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। आइए 12 नंबर देखिए, कह रहा है माल के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.2% है। माल का मतलब होता है गुड्स, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश भी आप लोग ध्यान दे दिया करिए, क्योंकि इंग्लिश से आपको बहुत बार आपको समझ में आ सकता है। तो देखिए गुड्स की कह रहा है वैश्विक भारत में हिस्सेदारी 3.2% है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ते हैं, हम लोग सर्विस के मामले में ज़्यादा आगे हैं, बल्कि हमारी जो गुड्स हैं, हमारे जो सामान है या वस्तु हैं, हम उतना आगे इनके बारे में नहीं हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बल्कि हम सर्विस के सेक्टर में काफ़ी आगे हैं, तो इसलिए गलत हो गया। सेकंड कह रहा है भारत में कार्यरत कई स्थानीय कंपनियों और कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। काफ़ी बार बहुत सारी कंपनियों ने उठाया है, तो ये स्टेटमेंट इसमें सही है। तो मतलब पहला गलत था और दूसरा इसमें सही है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए 13 नंबर देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर में कह रहा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार मध्यम उद्यम वो हैं जिनकी संयंत्र और मशीन में लागत क्या होती है, 15 करोड़ से 25 करोड़ के बीच होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे ये दी हुई है 15 करोड़ से 25 करोड़ तक, यहाँ होगा 10 करोड़ से 50 करोड़ तक, क्योंकि वही उद्योग कहलाते हैं मतलब जिनमें 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट, मतलब 10 करोड़ तक इन्वेस्ट हुआ हो और 50 करोड़ उनका टर्नओवर हो, तो ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं हम लोग, उनको मध्यम उद्यम कहते हैं। तो ये बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 से 50 करोड़ के बीच होना चाहिए। वहीं दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इसमें कह रहा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक का ऋण प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो इसलिए ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। आइए 14 नंबर देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है जो सेंट्रल बैंक के डिजिटल मुद्राओं के संबंध में हमें बात करना है। सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा, इसके संदर्भ में हमको कथन पर विचार करना, बताने कौन से सही हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो अमेरिकी डॉलर है या स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव हो जाता है इसके माध्यम से। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो स्विफ्ट था उसके माध्यम से भुगतान करने में काफ़ी लेट होता था या काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, इसलिए इसको जो प्रोसेस है इसको लाया गया, तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है यह डिजिटल मुद्रा को इसमें प्रोग्राम की गई शर्तों के साथ वितरित किया जा सकता है, जैसे कि इसी खर्च करने की समय सीमा पर भी इसमें क्या किया जा सकता है, इसको वितरित किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अब हम 2022 में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। तो देखिए 2022 में पहला था कि गुजरात में भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है, तो ये गलत है, क्योंकि कहाँ की गई थी, ये राजस्थान में की गई थी, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है केरल में पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा मतलब स्थापित किया गया, संचालित है, तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रहा है गोवा में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब दूसरा इसमें सही है केवल, और दूसरे जो पहले तीसरे हैं वो गलत हैं, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देख लेते हैं। अगले कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अमेरिका जो फेडरल रिजर्व है, मतलब जिस प्रकार हमारे यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक है, उसी प्रकार से जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसका नाम है अमेरिकी फेडरल रिजर्व। तो कह रहा है अगर वो सख्त मौद्रिक नीति अपनाता है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी वो अपनाता है,
तो उससे पूंजी का पलायन हो जाएगा। कहाँ से पूंजी का पलायन हो जाएगा? मतलब अगर हमारे देश में किसी ने डॉलर में इन्वेस्ट किया है, अमेरिका का कोई, तो अगर अमेरिकी रिजर्व जो बैंक है वो अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपना लेता है तो यहाँ जो इन्वेस्ट किया है हमारे इंडिया में वो यहाँ से छोड़कर अमेरिका भाग जाएगा। तो कहने का मतलब इसका ये है। तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। क्यों सही दिया हुआ है? क्योंकि अगर वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करेगा तो वहाँ पे जो ब्याज दरें होंगी वो बढ़ जाएंगी, तो इससे उसको वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करेगा हमारे यहाँ, तो इसलिए वहाँ पे वो भाग जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है जो अपने साथ जाएगा तो पूंजी लेकर भी जाएगा, इसको हम लोग पूंजी उड़ान कहते हैं, कैपिटल फ्लाइट इसको कहते हैं। तो कैपिटल फ्लाइट कह रहा है से मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार वाली फर्मों में ब्याज लागत बढ़ जाएगी। मतलब हमने अगर बाहर से लोन लिया है तब हमको जो लागत है वो हमारी बढ़ जाएगी, मतलब हमको ज़्यादा पैसा उसको चुकाना पड़ेगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब यहाँ से पैसा लेके जाएंगे तो क्या होगा, जब यहाँ से पैसा लेके चले जाएंगे तो हमारे जो डॉलर की कीमत है, मतलब जो डॉलर कीमत है वो बढ़ जाएगी, जो हमारी घरेलू मुद्रा है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, तो इसलिए हमको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रहा है घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से जो ECBS से जुड़ा मुद्रा जोखिम कम हो सकता है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी घरेलू मुद्रा जैसे रुपया है उसकी अगर कीमत $1 की कीमत 80 रुपये है, अगर हम कर उसको और कम करके 90 रुपये कर देते हैं तो कह रहा है कि मुद्रा जोखिम कम हो जाएगा। तो इससे मुद्रा जोखिम कैसे कम हो जाएगा? ये तो उल्टा स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है। मुद्रा जोखिम कम नहीं होगा बल्कि मुद्रा जोखिम बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले अगर हमको 80 रुपये देना पड़ते थे $1 के, तब हमको 90 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो हमारी तो मुद्रा इसमें जोखिम ज़्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट था इसमें सही था, बल्कि तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए थर्ड नंबर इसमें कह रहा है भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित करता है। क्या इसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक? तो ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि इसको सेबी रेगुलेट करता है। ध्यान दीजिएगा कौन करता है? सेबी। तो ये गलत हो गया। कह रहा है इकरा जो है भारत की मशहूर, नहीं कह रहा है इकरा जो है वो मशहूर रेटिंग एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा है ब्रिकवर्क रेटिंग जो है एक भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो ये स्टेटमेंट सही है। मतलब दूसरा तीसरा सही है, पहला इसमें गलत है, क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं इनका रेगुलेट करता है सेबी। तो इसलिए ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा, मतलब दूसरा तीसरा इसमें सही है। अगला देखिए 4 में, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उस बार काफ़ी लोगों ने गलत भी किया था। देखिए बैंक बोर्ड ब्यूरो, BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसके बारे में पूछा गया था। तो देखिए इसका कार्य होता है कि जो बैंक होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, उनमें जो उनके प्रमुख होते हैं उनका चयन कौन, मतलब चयन उनके पोस्ट पर चयनित कौन होगा, प्रमुखों के पोस्ट पर चयन कौन होगा, उसकी ये रिकमेंड करता है, मतलब ये सिफारिश करता है कि जो ये प्रमुख हैं उस बैंक के, उसके प्रमुख का चयन किसको करना चाहिए। तो मतलब ये रिकमेंड करने का कार्य करती है। तो देखिए कह रहा है इसमें पहला स्टेटमेंट है RBI के गवर्नर BBB के अध्यक्ष हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि RBI के गवर्नर का इसमें कोई रोल नहीं होता है, मतलब इसमें वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है BBB सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रमुखों के चयन करने की सिफारिश करता है। अभी मैंने कहा था कि यही इसका कार्य ही है, तो ये सही हो गया। थर्ड कह रहा है BBB सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रणनीति और पूंजी जुटाने की योजना विकसित करने में भी मदद करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब दूसरा तीसरा सही है, पहला इसमें गलत है। तो ऑप्शन इस प्रकार से इसका जो बी होगा वो राइट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है परिवर्तनीय बॉन्ड, क्या इसका मतलब है? कन्वर्टिबल बॉन्ड, मतलब जो कन्वर्ट होता रहे। कैसा कन्वर्ट होता रहे इसको देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है, तो आपको अब कुछ साल बाद पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो आप पैसा नहीं ले रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हमको वहाँ पे शेयर ले लेना चाहिए। तो अगर आप शेयर ले रहे हैं तो मतलब आप चेंज कर ले रहे हैं, तो इसी को परिवर्तनीय बॉन्ड कहा जाता है। मतलब आपने किसी चीज़ में पैसे में इन्वेस्ट किया था और अब आप वहाँ पे शेयर ले रहे हैं, तो मतलब ये कन्वर्टेबल बॉन्ड एक तरह से ये हो गया। अब देखिए इसी के बारे में कह रहा है कि चूंकि इक्विटी, पहला स्टेटमेंट कह रहा है चूंकि इक्विटी के बदले बॉन्ड का आदान प्रदान करने का विकल्प होता है। हाँ ये तो बात सही है, विकल्प है ही, तभी तो हम बदल पा रहे हैं। कह रहा है इसलिए परिवर्तनीय बॉन्ड कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्यों कम ब्याज भुगतान मिल रहा है, इसको भी जान लीजिए। देखिए जैसे आपने लगाया किसी कंपनी में, तो कंपनी का अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो वो करंट वैल्यू तो वो देगा नहीं मार्केट में जो इस समय प्रेजेंट में चल रही है, या इन्फ्लेशन रेट है जो, या उसकी जो मतलब इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से तो वो देगा नहीं। तो शेयर का अनुमान इस बात से नहीं लगाया जा सकता कि उसकी करंट वैल्यू क्या है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि अगर हम करंट वैल्यू नहीं लगा पाएंगे पता,
तो हमको क्या होगा, जो हमारी मार्केट वैल्यू है उससे हमको कम ही उसमें प्राप्त होगा, तो इसलिए स्टेटमेंट ये सही हो जाता है। वहीं दूसरा कह रहा है इक्विटी में अगर हमको पैसे में परिवर्तित करने का विकल्प हमको बॉन्ड धारक देता है तो वो उपभोक्ता कीमतों की बढ़ी हुई कीमत के अनुसार से हमको वो प्रदान करता है डिग्री। तो ये स्टेटमेंट सही है। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर हमको पैसा चाहिए तो पैसा तो हमको मार्केट के हिसाब से मिल जाएगा, जो प्रेजेंट में वहाँ पे उपभोक्ता कीमतें होंगी, मतलब जो वहाँ पे रेट होगा या तो फिर इन्फ्लेशन रेट जितना बढ़ा होगा उस हिसाब से हमको पैसा मिलेगा बढ़ाकर। तो इसलिए स्टेटमेंट ये सही हो जाता है। मतलब अगर हम लोग इक्विटी लेंगे तो उसमें हमको जो मार्केट प्राइस है उस पर मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग वहीं बॉन्ड जो परिवर्तनीय बॉन्ड है इसका यूज़ करते हैं तो हमको जो मार्केट प्राइस है उससे कम दाम हमको मिलेंगे, या मतलब हमको कम जो ब्याज भुगतान है वो हमको प्राप्त होगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन सी इसमें राइट हो गया। अब आइए 6 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिर, मतलब मूल्य स्थिर बनाए रखने का ये कार्य कौन करता है, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे और जो मूल्य स्थिरता है वो भी बनी रहे। तो ये काम करती है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में कह रहा अपूर्णीय टोकन NFT नॉन फंजिबल टोकन। और नॉन फंजिबल का क्या मतलब है, तो नॉन फंजिबल टोकन ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे सपोज दैट आप इंटरनेट पे जाते हैं और वहाँ पे कोई आप एक ड्राइंग बनाना चाहते हैं, तो ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आप उसको एक अलग रूप देना चाहते हैं, अलग उसमें आप कुछ इंक्रिप्शन लाना चाहते हैं, मतलब उसमें कुछ गुप्त चीज़ें जोड़ना चाहते हैं। तो ये प्रोसेस अगर कहीं भी हो रहा है, किसी टोकन में हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको नॉन फंजिबल टोकन कहते हैं। मतलब ये ऑनलाइन होता है, ज़रूरी है, अगर ब्लॉकचेन पे काफ़ी यूज होता है। तो हम लोग इसके बारे में आइए देख लेते हैं जो स्टेटमेंट दिए हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला कह रहा है वो भौतिक संपत्तियों के डिजिटल प्रतिनिधित्व को सक्षम बनाते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि कोई संपत्ति है उसको डिजिटलीकृत करना है, तो ये इसका कार्य है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कह रहा है वो अद्वितीय क्रिप्टोग्राफिक टोकन है जो ब्लॉकचेन पर मौजूद होते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन पर ही ऑप्शन होता है ये कि मतलब आप उसको कुछ गुप्त तरीके से उसमें कुछ इनक्रिप्शन डाल सकें या कुछ उसमें गुप्त चीज़ें डाल सकें, तो इसलिए ये ब्लॉकचेन पर होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रहा है इसका व्यापार और विनियमन समतुल्यता पर किया जाता है। समतुल्यता क्या मतलब है, समतुल्यता का मतलब कहने का तात्पर्य है जहाँ से आपने खरीदना है आप कहीं और दूसरी जगह भी बेच सकते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं होता। मतलब जिस चीज़ में आपने लगाया है आपको वही चीज़ उसी जगह आपको ये बेचना पड़ेगा, तो इसलिए जो समतुल्यता का सिद्धांत है यहाँ पे ये लागू नहीं होता, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, बल्कि जो तीसरा है वो गलत है। तो देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब पहला और दूसरा सही है। आइए अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कह रहा है देखिए नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर, तो ध्यान दीजिएगा एक्सचेंज रेट जो होता है नाम मात्र का वो क्या होता है, उसको हम लोग नीर कहते हैं, NEER। तो देखिए नीर क्या होता है, नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर। तो इससे क्या पता चलता है, अगर हमको ये जो नीर है और रीर है, इससे हमको ये चीज़ पता चलता है कि कोई करेंसी है, जैसे हमारी करेंसी है रुपया और डॉलर है, तो वो करंट प्राइस उसमें कितना चल रहा है, मतलब उसकी करंट वैल्यू कितनी है दोनों की, तो ये इससे हम लोग पता करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भाई इसके बारे में स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है जो नीर होता है तो उसमें अगर वृद्धि होती है तो वे कह रहा है रुपये में सराहनीयता को ये इंगित करता है, मतलब रुपये में भी वृद्धि होगी, तो इसका कहने का मतलब ये है। तो ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे अभी मैंने कहा कि एक्सचेंज रेट ये निर्धारित करता है, मतलब कोई करेंसी जैसे डॉलर है कोई रुपया है तो उसमें जो करंट वैल्यू है वो कितना है, तो अगर करंट वैल्यू जो है वो बढ़ेगा तो क्या होगा, रुपए की भी वैल्यू उसमें बढ़ेगी, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या होता है, सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर जो होता है में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार का संकेत देती है। तो देखिए यहाँ पे सुधार नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा क्या करने का करता है, इसमें क्या होता है, इसमें कमी आ जाती है। वो कैसे आ जाती है उसको जान लीजिए। देखिए हम लोग जब प्रभावी ये निकालते हैं, प्रभावी विनिमय दर निकालते हैं, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हमको एक फार्मूला यूज़ करते हैं। तो वो फार्मूला होता है जैसे हमको रियल रेट निकालना है तो पहले हम लोग नॉमिनल एक्सचेंज है उसको देखते हैं, उसके बाद जो डोमेस्टिक प्राइस है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंज है उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। जब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो इससे क्या हो गया, तो इसको जो रियल रेट है वो तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे जो है प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार कहने की बात कर रहा है, लेकिन जबकि इसका अपोजिट हो जाएगा, जबकि जो है कह रहा है कि ट्रेड में जो कंपटीशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे इस हिसाब से काम कर रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेड कंपटीशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, वहाँ पे सुधार नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत हो गया।
थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है अन्य देशों में मुद्रास्फीति की तुलना में घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नीर और रीर के बीच अंतर बढ़ने की संभावना रहती है। जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि ये क्या करती है, दो करेंसियों के बीच ये क्या बताता है, दो करेंसियों के बीच ये करंट वैल्यू क्या है, ये इसकी माप को बताता है। अगर बीच में दो करंट, अगर हम लोग की जैसे मानते हैं हम लोग कि जो हमारी घरेलू मुद्रा है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या होगी, तो उसका और जो हमारी विदेशी मुद्रा थी उनके बीच में क्या होगा, गैप, तो जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है बीच अंतर बढ़ने की संभावना है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि उनके बीच अंतर बढ़ ही जाएगा। अगर हमारी एक करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो उनके बीच में गैप तो हो ही जाएगा। तो स्टेटमेंट ये सही है, मतलब पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा इसमें गलत है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या देखिए हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आइए अगला देख लेते हैं। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए कह रहा है यदि मुद्रास्फीति बहुत अधिक है, मतलब इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो रिजर्व बैंक क्या करता है, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने की संभावना रखता है। तो क्या वो खरीदेगा सरकारी प्रतिभूतियों को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ कह रहा है मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा है और अगर वो खरीदने लगा, खरीदने का क्या तात्पर्य है कि मतलब जो उसने इशू किया था उसको अपने पास ले लिया और जो सामने वाले को उसने पैसा दे दिया। अगर उसने सामने वाले को पैसा दे दिया तो मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन इससे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है क्योंकि इसको यहाँ पे ख़रीदना नहीं है, यहाँ पे इसको बेचना है ताकि जो मनी है, मतलब ज़्यादा सप्लाई है मनी की, उसको वो शक कर सके। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। दूसरा कह रहा है यदि रुपया तेज़ी से गिर रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलर बेचने की संभावना है। ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, क्योंकि अगर डॉलर बेचेंगे तो क्या होगी, डॉलर की मतलब जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी और जब डॉलर की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो रुपया है उसकी वैल्यू गिरने से कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट इसमें सही है। अगला देखिए थर्ड कह रहा है यदि संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो इससे आरबीआई क्या करेगा, इसको डॉलर खरीदने के लिए इसको संभावना है, मतलब ये डॉलर खरीदने लगेगा। तो क्या स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि अगर जो वहाँ पे ब्याज दरें कम हो जाएंगी तो डॉलर की जो वैल्यू है, जो उसकी कीमत है वो सस्ती हो जाएगी। तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे, तो इसलिए हम खरीदेंगे, इसलिए हमारा जो आरबीआई है वो खरीदेगा और जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसको हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये स्टेटमेंट ये भी सही हो गया, मतलब पहला स्टेटमेंट इसमें गलत था और जो दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट हैं वो इसमें सही हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्या है, अगले में कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, मतलब जो ऐसा जो बॉन्ड है जिस पे हम लोग इन्फ्लेशन के हिसाब से कार्य करेंगे। कहने का मतलब है जैसे अगर इन्फ्लेशन घटता बढ़ता है तो उसके हिसाब से क्या होगा, इस बॉन्ड की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इसको 2013 में लाया गया था, जब बजट 2013 का पेश किया गया था तो उसी समय इसको अनाउंस भी किया गया था, जिसमें क्या होता है जो इसकी कूपन की रियल वैल्यू होती है, मतलब जो रियल वैल्यू होती है वो तो सेम रहती है, फिक्स रहती है, लेकिन जो इसकी नॉमिनल वैल्यू जिसको हम लोग मार्केट वैल्यू कहते हैं वो क्या होती है, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से वो परिवर्तित होती रहती है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो पहला है इसमें कह रहा है कि सरकार आईआईबी के माध्यम से अपनी उधारी पर कूपन दरें कम कर सकती है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये गवर्नमेंट के हाथ में है, वो तो कूपन कम करके ही देती है। तो ये स्टेटमेंट ये तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है आईआईबी निवेशकों को मुद्रास्फीति के संबंध में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करता है। तो बेसिकली मेन उद्देश्य इसका यही था कि जो हमारे मतलब हमारे वो हैं निवेशक हैं जिन्होंने निवेश किया हुआ है उनको ऊपर ताकि जो मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन होता है उसका इफेक्ट उनके ऊपर ना पड़े, इसलिए उसने पहले ही कूपन मतलब होता है छूट, उसने पहले ही कूपन दी थी और ये व्यवस्था की थी कि ये जो होगा इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा कन्वर्ट होता रहेगा, मतलब एक जैसे इन्फ्लेशन रहेगी वैसे ही ये बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इसका मेन उद्देश्य यही था कि मुद्रास्फीति के संबंध में जो अनिश्चितताएँ हैं उनसे जो हमारे निवेशक हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, मतलब पहला भी सही, दूसरा भी सही। और तीसरा देखिए कह रहा आईआईबी पर प्राप्त ब्याज और पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टैक्स लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि ये जो होते हैं आईआईबीज इनको बेचा जाता है सेकेंडरी मार्केट में जैसे बीएससी एनएससी के पास, तो यहाँ पे जो भी बेचे जाएंगे तो उन पर प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, तो इसलिए इस पर भी टैक्स लगेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इसमें से पहला दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है भारत में कार्यरत विदेशी स्वामित्व वाली ई कॉमर्स फर्मों के संदर्भ में हमको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मतलब जैसे हमारे यहाँ अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सब काम कर रही हैं कंपनियाँ,
तो इनके बारे में हमको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनके बारे में हमको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है वो अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में पेश करने के अलावा अपना सामान भी बेच सकते हैं। तो वो जो अपना उनका सामान है उसको नहीं बेच सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यही कार्य जो अमेज़ॉन है वो कर रही थी और काफ़ी वो प्रॉफिट कमा रही थी। उससे हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको नुकसान हो रहा था, इसलिए इससे सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। तो उस समय ये काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो गया गलत। अब दूसरा देखिए कह रहा है अपने प्लेटफॉर्म पर बड़े विक्रेताओं के मालिक होने की सीमा सीमित है। तो ये भी बात सही है। तो मतलब पहला गलत है और दूसरा सही है। तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, मतलब दूसरा सही है, पहला गलत है। अगला देखिए 12 नंबर, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कौन सी गतिविधियां अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, रियल सेक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में इसमें बताना है। तो रियल सेक्टर होते हैं जैसे किसान अपनी फसल काट रहे हैं, तो ये बात सही है। कपड़ा मिले कच्चे कपास के कपड़े, जो कपड़ा है कच्चा कपास है उसको कपड़े में परिवर्तित करनी थी, ये भी काम रियल है, ये भी सही है। वाणिज्यिक बैंक जो एक व्यापारिक कंपनी को धन उधार दे रहा था, धन उधार दे रहा थी, ये तो वास्तविक है नहीं, ये गलत हो गया। एक कारपोरेट निकाय जो विदेशों में रुपया मूल्य भर के बॉन्ड जारी कर रहा था, बॉन्ड भी कैसे वास्तविक हो सकता है, ये भी गलत है। तो मतलब पहला दूसरा इसमें सही है, बाकी जो दोनों स्टेटमेंट तीसरे चौथे वो गलत हैं। तो ए इसमें राइट हो गया। अगला देखिए, अगले में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति हाल ही में भारत के संदर्भ में मीडिया में अक्सर चर्चा में की गई, जिसका नाम था अप्रत्यक्ष स्थानांतरण। तो देखिए अप्रत्यक्ष स्थानांतरण क्या होता है, सबसे अच्छी तरीके से इसको कौन परिभाषित करता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए अप्रत्यक्ष स्थानांतरण का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि विदेशी कंपनियों का शेयर स्थानांतरण करना और ऐसे शेयरों को बाजार की स्थिति जो है, बाजार में स्थित जो संपत्तियां हैं उनमें मूल्य प्राप्त करना। तो देखिए अगर इसमें ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन डी, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन डी में, देखिए कह रहा है विदेशी कंपनी शेयरों का स्थानांतरण करती है और ऐसे शेयर बाजार में स्थित जो संपत्ति में है अपना पर्याप्त मूल्य प्राप्त करते हैं। तो ये है अप्रत्यक्ष स्थानांतरण। अगला देख लेते हैं। अगला है 14 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए नई तकनीकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी आप प्राप्त करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा उससे पैसा आपको कमाने का और ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो होती हैं वो एक तरह से क्रांति ला देती हैं। तो इससे क्या होगा, आपको पूंजी प्राप्त करने में आसान होगा। तो ये ठीक है। पूंजीगत व्यय मतलब कि आप ऐसी जगह पे पे कर रहे हैं जहाँ से आपको फिर से इनकम प्राप्त होगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है ऋण वित्त पोषण को पूंजीगत व्यय माना जाता है, ठीक है, जबकि इक्विटी वित्त पोषण को राजस्व व्यय माना जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि देखिए पूंजीगत व्यय तो इसको माना ही जाता है। वित्त जो ऋण लेके आप अगर किसी कंपनी में लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा, इससे इनकम तो जनरेट होगी ही, लेकिन जो इक्विटी वित्त पोषण को राजस्व माना जा रहा है इसको भी क्या माना जाएगा, इसको भी माना जाएगा पूंजीगत व्यय। तो इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट केवल सही होगा। आइए 15 नंबर देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है घरेलू वित्तीय बचत का एक हिस्सा सरकारी उधारी में जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बहुत सारा हिस्सा जाता है सरकारी उधारी में, ये तो सही है। कह रहा है अगला नीलामियों में चिन्हित संबंधित दरों पर जारी की गई दिनांकित प्रतिभूत आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक बनती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर आंतरिक ऋण हमको जहाँ पे मिलते हैं वो सबसे बड़ा उसका घटक कौन सा है, तो वो जो प्रतिभूतियाँ हैं नीलामी के दौरान जो चिन्हित संबंधी मिलती हैं प्रतिभूतियाँ, तो वो एक काफ़ी बड़ा योगदान इसमें निभाती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं 2021 में क्या पूछा गया है। देखिए 2021 में पूछा गया है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ता है। तो मुद्रा गुणक का मतलब होता है मनी मल्टीप्लायर। तो मनी आपकी जो है मल्टीप्लाई कब होगी, जब आप बैंकिंग सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, मतलब जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं उनका ज़्यादा यूज करेंगे। तो देखिए इसमें ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है कि बैंकिंग आप ज़्यादा, देखिए लिखा हुआ है सी ऑप्शन, कह रहा है लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। अगर बैंकिंग आदतों में वृद्धि हो जाएगी तो मनी मल्टीप्लायर से दुगना हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 2 नंबर, इसमें कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मतलब किसके मांग प्रेरित कहने का मतलब है कि मांग के वजह से जो मुद्रास्फीति होती है, जो इन्फ्लेशन होता है, तो उसके कारण कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे इतनी चीज़ें दी हुई हैं, इसमें से बताना है कौन सा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है।
देखिए पहले कह रहा है विस्तारवादी नीतियाँ, तो ठीक है, विस्तारवादी नीतियों से क्या होता है, इससे मांग बढ़ने लगती है, तो इसलिए मांग प्रेरित मुद्रास्फीति से हो सकती है, ये सही है। राजस्व प्रोत्साहन, तो इससे भी हो सकता है, अगर पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, तो इससे भी मांग बढ़ेगी, सही है। मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी, तो ये इससे में शामिल नहीं है। उच्च क्रय शक्ति, ये इसमें शामिल है, क्योंकि अगर आपकी जो परचेजिंग पावर है ज़्यादा हो जाएगी तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। बढ़ती ब्याज दरें, ब्याज दरें अगर बढ़ जाएंगी तो आप लोग ज़्यादा चीज़ नहीं खरीद पाएंगे, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। मतलब पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही है और बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसमें देखिए ए इसमें राइट हो जाएगा। आइए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए पहला कह रहा है डीमैट खाते के माध्यम से खुदरा निवेशक जो होते हैं प्राथमिक बाजार में ट्रेजरी बिल और भारत सरकार ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। तो बेसिकली डीमैट खाता क्या होता है जान लीजिए। जैसे हम लोग अकाउंट जनरल अपना खोलते हैं बैंक का अकाउंट, वैसे अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमैट मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक खाता एक तरीके से होता है, जिसमें आप क्या करेंगे, शेयर आप खरीद बिक्री कर सकते हैं और इसमें जो उससे रिलेटेड पैसे आते हैं वो डिजिटली रूप में आपको दिखते रहते हैं। तो ये बात इसलिए बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, डीमैट खाते। अगर आपको कहीं पे क्या करने हैं, कहीं बॉन्ड में या तो फिर शेयर मार्केट में निवेश करने हैं तो आप डीमैट खाते के माध्यम से ही करते हैं, तो ये इसलिए पहला सही हो गया। दूसरा कह रहा है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का एक सरकारी प्रतिभूत व्यापार मंच है, तो ये भी स्टेटमेंट इसमें सही है। थर्ड कह रहा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से, तो ये देखिए दोनों द्वारा ये संयुक्त रूप से नहीं प्रचारित होता है, बल्कि ये प्रचारित होता है आरबीआई के द्वारा, तो इसमें एक ही सही होगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है 4 नंबर, देखिए भारत में अंतिम उपाय के ऋणदाता, मतलब क्या कह रहा है, जो अंतिम उपाय के ऋणदाता हैं उनको मतलब किनको कहा जाता है। देखिए जो अंतिम उपाय का ऋणदाता होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कोई बैंक है, उसमें अस्थायी संकट वाले तरलता, मतलब किसी के पास अस्थायी संकट आ गया है, मतलब किसी के पास संकट आ गया है और उसमें हमें तरलता प्रदान करना है, मतलब हमको उसको पैसा देना है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सेकंड है इसमें कह रहा अस्थायी संकट वाले बैंकों को तरलता प्रदान करना, मतलब जिस पे भी अस्थायी संकट आए जिस भी बैंक पर, तो उसको अगर हम लोग तरलता प्रदान कर रहे हैं या उसको लिक्विडिटी उसको प्रदान कर रहे हैं तो इसको ही हम लोग अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन इसमें केवल 2 राइट हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है भारत के संविधान में कुछ प्रावधानों में केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में आरबीआई को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं वर्णन किया गया है, बल्कि जो आरबीआई के नियम कानून है उसमें ये बात कही गई है, तो इसलिए गलत हो गया। अगला कह रहा आरबीआई के गवर्नर आरबीआई अधिनियम से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है, मतलब पहला और तीसरा सही है, दूसरा इसमें गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर कह रहा है भारत में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, मतलब जो आकस्मिक रूप से श्रमिक काम करते हैं उनके बारे में बताना है। तो सभी आकस्मिक कर्मचारी भविष्य निधि कवरेज के हकदार हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये कवरेज के हकदार नहीं हो सकते। अगला देखिए, अगला कह रहा है जो कैजुअल कर्मचारी होते हैं नियमित काम के घंटे और ओवर टाइम भुगतान के हकदार हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। सरकार एक अधिसूचना द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये कार्य किया भी गया है, तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, मतलब दूसरा तीसरा सही है, पहला इसमें गलत था। अगला देखिए 7 नंबर, इसमें कह रहा है आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने की सबसे अधिक संभावना है, मतलब अगर आर्थिक मंदी आ जाती है तो आप लोग कौन से कदम को उठाएंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है कि जो हमको व्यय हैं उनके व्यय में हमको वृद्धि कर देनी है, मतलब जो हम लोग सार्वजनिक व्यय करते हैं परियोजनाओं में करते हैं उनमें हमें वृद्धि कर देनी है। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो भी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि अगर सार्वजनिक परियोजनाओं में हम व्यय में वृद्धि करेंगे तो जो आर्थिक मंदी आती है वो आर्थिक मंदी नहीं आ पाएगी, तो इसमें ऑप्शन बी हो गया। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, अन्य चीज़ें अपरिवर्तित रहने पर बाजार में किसी वस्तु की मांग बढ़ सकती है, तो किस वजह से बढ़ सकती है इसके जान लीजिए। क्योंकि कह रहा है कि चीज़ें अपरिवर्तित रहें फिर भी उसकी मांग बढ़ सकती है, क्यों बढ़ सकती है,
क्योंकि उसके जो स्थापन्न है मतलब स्थानापन्न है मतलब जो उसके चीज़ें हैं उसके और मतलब उसकी जगह पे और जो चीज़ें यूज हो सकती हैं, मतलब कहने का स्थानापन्न का मतलब होता है कि कोई चीज़ है उसकी जगह हम किसी दूसरी वस्तु को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो उसको हम लोग स्थानापन्न कहते हैं। तो इसकी अगर स्थानापन्न जो कीमतें हैं उसमें वृद्धि हो जाती है तो क्या होगी, उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। मतलब अपरिवर्तित बल्कि अन्य चीज़ें अपरिवर्तित हैं लेकिन उसकी वस्तु की मांग तो बढ़ जाएगी क्योंकि वो उसकी जगह अब यूज होने लगी है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है इसके पूरक की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, जो पूरक करने वाले हैं उसमें कैसे वृद्धि हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वस्तु घटिया वस्तु है और उपभोक्ता की आय वस्तु घटिया वस्तु है और उपभोक्ता की आय बढ़ती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसकी कीमत गिर जाती है, तो ये ध्यान दीजिएगा क्या होता है, इसकी कीमत गिर जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें पहला और जो चौथा है वो सही है, बाकी जो दूसरे तीसरे स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है उनकी देखरेख और विनियमन राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसको स्थानीय बोर्ड नहीं करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे होते हैं कौन इसको करता है, तो यहाँ के जो रूरल बोर्ड होते हैं मतलब जो रूरल बोर्ड द्वारा स्थापित सरकारी मतलब चीज़ें होती हैं संस्थाएं, वो इसको रेगुलेट करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है वो इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी करते हैं, तो ये बात सही है। 1966 में एक संशोधन के माध्यम से उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब पहला इसमें गलत है और दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं, दूसरा और तीसरा सही है इसमें। तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें कह रहा है भारत सरकार की बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोई बॉन्ड है उस पर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उसी को हम लोग बॉन्ड यील्ड कहते हैं। तो कह रहा है उससे संबंधित मतलब किससे प्रभावित होता है, मतलब बॉन्ड जो यील्ड है मतलब बॉन्ड पे जो फ़ायदा मिल रहा है वो किन चीज़ों से प्रभावित होता है, ये देख लेते हैं। देखिए पहला इसमें कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट जो फेडरल है उसकी अगर गतिविधियाँ उसकी प्रभावित होती हैं तो उससे हो जाता है। तो ये बात सही है, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व है उसकी वजह से क्या होती हैं हमारे जो डॉलर की जो पैसे की कीमत है वो तय होती है, तो इसलिए बॉन्ड पे इस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कह रहा है भारतीय रिजर्व की कार्रवाई, तो ये भी सही है, क्योंकि इससे क्या होता है ये कि जो है इंटरेस्ट रेट या घटा सकती है बढ़ा सकती है, तो इसकी वजह से भी परिवर्तित हो सकता है। अगला कह रहा है मुद्रास्फीति और अल्पकालिक ब्याज दरें, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करना है, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश और वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें, इनके बारे में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शामिल किया जा सकता है, मतलब किसे एफडीआई में शामिल किया जा सकता है। तो देखिए जो विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड है ये भी इसमें शामिल होता है, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश जो आते हैं ये भी शामिल हैं, जो डिपॉजिटरी रसीदें हैं ये भी शामिल होते हैं, मतलब तीनों इसमें शामिल होती हैं। जो बाह्य जमा है वो इसमें शामिल नहीं होता, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। अगले में कह रहा है 12 नंबर में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है किसी वस्तु के अवमूल्यन का प्रभाव आवश्यक रूप से पड़ता है, मतलब अगर किसी चीज़ की जो वैल्यू है वो कम हो गई तो उसका प्रभाव अवश्य रूप से किस पर पड़ता है। तो आइए देख लेते हैं। तो मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है तो क्या होगा, तो देखिए इससे विदेशी बाज़ारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा, मतलब जो हमारा निर्यात होगा वो हमारा बढ़ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। घरेलू मुद्रा का विदेशी मूल्य बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। व्यापार संतुलन में सुधार होगा, ये भी गलत है, क्योंकि व्यापार संतुलन कहाँ से सुधार होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, दूसरा तीसरा है, इसमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए 13 नंबर। इसमें कह रहा है भारत में काले धन के निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी भारत सरकार के लिए चिंता का मुख्य कारण रहा है, मतलब काला धन क्यों भारत सरकार की चिंता का कारण रहा है। तो देखिए इससे क्या होता है, इससे कर चोरी होती है और क्या होता है राजस्व ज़्यादा भारत सरकार को नहीं मिल पाता, बल्कि वो जो रहती है वो सारे पैसे रहते हैं वो एक अलग संस्था के रूप में कार्य करने लगते हैं, तो वहाँ से उसको टैक्स नहीं मिलता, इसलिए क्या होता है राजस्व की हानि होती है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी होने की संभावना है, मतलब किसका प्रभाव जो है सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी होने की संभावना है, यह देख लेते हैं।
तो देखिए अगर बजट घाटे को पूरा करने के लिए, देखिए सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति घातक कब होगी, जब आप बजट घाटे को पूरा करने के लिए नई करेंसियों को आप छापने लगेंगे। तो क्या होगा इससे, इससे मुद्रास्फीति पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति पे सबसे ज़्यादा इस पर संभावना होने की संभावना रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि आप जितना रहता है आप राजस्व उतना इकट्ठा कर नहीं पाएंगे। आप क्या करेंगे, आप बैंकों से नई नई करेंसी छापे करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो मुद्रास्फीति है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। आइए 2020 में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं।